कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही जानना होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से, आप देखिए ये स्ट्रक्चर आपने पहले भी देखा होगा। और अपना आप मोबाइल फ़ोन चलाते हो, ये देखिए ये चीज़ तो आपने देखा होगा, अपना मोबाइल फ़ोन आप चलाते हो तो अपना मोबाइल फ़ोन कहीं ना कहीं आप जो अगर इंटरनेट चलाते हो तो कहीं ना कहीं ये तरंगों के माध्यम से आपके मोबाइल में जो है इंटरनेट आता है। कैसे? आपके मोबाइल में सिम लगी हुई है, ठीक है, एक तरीका वो हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि आपका मोबाइल जो है कहीं ना कहीं वायरलेस डिवाइस से कनेक्ट होता है। वायरलेस डिवाइस का मतलब कहीं ना कहीं आप इंटरनेट चलता होगा, उससे आप वाईफाई का पासवर्ड डाले होंगे, ठीक है, और उससे आप इंटरनेट चलाते होंगे। दूसरा, आप लैपटॉप से चलाते हो तो लैपटॉप में भी आप जो है किसी न किसी प्रकार से या तो वायर के माध्यम से इंटरनेट चलाते या तो वायरलेस के माध्यम से। टैबलेट हो गया, ठीक है, इसके अलावा आप प्रिंटर भी वाईफाई वाले आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आपने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो इसमें इंटरनेट चलता है तो कैसे चलता है, तो मैं आपको बताता हूँ कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क एक प्रकार का टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क से मतलब क्या होता है? दूर संचार। दूर संचार मतलब जो आप देख सकते हैं ना, आप मोबाइल का नेटवर्क चल रहा है, ठीक है, टावर के माध्यम से, वो एक प्रकार से टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क कहलाता है। जो अलाउ करता है, जो यहाँ पे परमिशन देता है कि ऑटोनॉमस जो डिवाइस है, ऑटोनॉमस मतलब स्वतंत्र, जैसे ये कंप्यूटर आपका स्वतंत्र है, ये लैपटॉप आपका स्वतंत्र है, ये मोबाइल आपका स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से ये डिजिटल डिवाइस होता है। डिजिटल डिवाइस ये सभी इन डिवाइसेस के द्वारा आपस में डेटा को एक्सचेंज करने के लिए ये जुड़े होते हैं। अब जुड़े कैसे होते हैं? देखिए, कुछ डिवाइस वायर के माध्यम से जुड़े हैं और कुछ डिवाइस बिना वायर के माध्यम से जुड़े हैं, तो ये वायरलेस डिवाइस कहलाएंगे। और ये जो है वायर्ड डिवाइस, तो वायर के माध्यम से और बिना वायर के माध्यम से जब आपस में ये जुड़ते हैं और डेटा का एक्सचेंज करते हैं। डेटा का एक्सचेंज मतलब अब डेटा जो है अलग अलग प्रकार से होता है। रिसोर्सेस हम जिसे बोल सकते हैं, रिसोर्सेस मतलब आप देखिए हार्डवेयर भी हो सकता है। जैसे मान लो इस प्रिंटर मतलब इस लैपटॉप के द्वारा क्या करना है? प्रिंट निकालना है, तो ये कहीं ना कहीं देखिए जुड़ा हुआ है इस नेटवर्क में, इस स्विच के माध्यम से और इस प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट आ जाएगा, चाहे वो वाईफाई वाला हो चाहे वायर्ड हो। इसके अलावा सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, सॉफ्टवेयर मान लो सर्वर पर कोई प्रोग्राम इंस्टॉल है जो अन्य क्लाइंट पर इसको जो है उपयोग करना है, तो इस सर्वर से इस स्विच के माध्यम से यहाँ पे सॉफ्टवेयर आ जाएगा। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब चाहे वो हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर हो, दोनों ही प्रकार से रिसोर्सेज को एक्सचेंज करने के लिए जब विभिन्न डिवाइस जो ऑटोनोमस रूप से होती है, वायर्ड और वायरलेस माध्यम से आपस में जुड़ी होती है, ठीक है, किसके माध्यम से? टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के माध्यम से, तो उसे हम बोल देते हैं नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क। तो आप देखिए यहाँ पे एकमात्र जो है सबसे बड़ा इंटरनेट आप देखेंगे, सबसे बड़ा नेटवर्क कहलाता है, जिसके अंतर्गत हम अभी प्रकार देखेंगे WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो आपको कंप्यूटर नेटवर्क समझ में आया। कंप्यूटर नेटवर्क एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कि डिवाइस को ऑटोनोमस रूप से आपस में जोड़ने और साथ ही एक्सचेंज करने के लिए क्या? रिसोर्सेज को। कौन कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अभी डिवाइस आपस में वायर और वायरलेस दोनों ही माध्यम से जुड़े होते हैं। और एकमात्र एग्जाम्पल क्या है? आपका इंटरनेट है। आई होप आपको इंटरनेट जो कंप्यूटर नेटवर्क है क्या है, वो क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं कि इसके अंतर्गत जो चीज़ें होती है, जैसे आपको कभी कभी एग्ज़ाम होता है या फिर ऐसा पूछ लिया जाता है कि फीचर्स आप जो है इनमें से कौन सा नहीं है, या फिर इसके फ़ायदे क्या है या इसके एडवांटेजेस क्या है, वो भी हम एक चीज़ें जान लेते हैं। तो पहली चीज़ मुझे बताइए, यहाँ पे देखिए सभी डिवाइसेस आपस में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है और आगे जाकर ये इंटरनेट से भी जुड़ी है। तो आप बताइए मुझे, ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस को अगर प्रिंटर का उपयोग करना तो देखिए यहाँ से जुड़ी और यहाँ जाकर देखिए इस प्रकार से इस प्रिंटर का उपयोग ये कर लेगी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है जो कि सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में है। यहाँ से सॉफ्टवेयर को उपयोग करना है तो इस डिवाइस के माध्यम से जो कि स्विच है ये डिवाइस उपयोग कर लेगी। तो ऐसे ही कुछ डाटा सेव करना है तो यहाँ सेव हो जाएगा, बैकअप लेना है तो इससे हो जाएगा, फाइल शेयरिंग, सारी चीज़ें आप देखोगे, नेटवर्क का विस्तार करना तो स्विच के माध्यम से हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। और हर एक डिवाइस में सिक्योरिटी का ध्यान ना रखकर हम किस में ध्यान रखेंगे? मेन कंप्यूटर में, जिसे हम बोल देते हैं सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे हमको फ़ायदे बहुत सारे देखने को मिलते हैं। पहला फ़ायदा जो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है अलग अलग प्रकार से, अलग अलग मेथड से हम यहाँ पर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम जो है अगर कुछ मैसेज ट्रांसफ़र करना है तो वो कर सकते हैं। अगर इंटरनेट के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मैसेज करना है तो हम चैटिंग कर सकते हैं, ठीक है, वॉइस कम्युनिकेशन, ईमेल है, बहुत सारी फैसिलिटी हमको देखने को मिलती है। दूसरा जो फ़ायदा होता है वो फाइल शेयरिंग का होता है। आसानी से यहाँ पे सबसे मेजर एडवांटेजेस है कंप्यूटर नेटवर्क का कि हम यहाँ पे फाइल शेयरिंग कर सकते हैं,
ठीक है। तो एक कंप्यूटर यहाँ से फाइल शेयर करेगा तो इसमें ले जा सकता है, या फिर अन्य कंप्यूटर पर वो अपनी फाइल को शेयर कर सकता है। दूसरी चीज़ मैंने बताया बैकअप की, तो यहाँ पे आपको बैकअप लेने में काफ़ी फ़ायदा होता है। बैकअप लेने में कैसे फ़ायदा होता है, क्योंकि आपका कंप्लीट डाटा कहाँ रखा हुआ है, सर्वर पर, तो यहाँ पर बैकअप लेने में काफ़ी आसानी होती है। फिर नेक्स्ट फ़ायदा देखने को मिलता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर करना। तो देखिए हार्डवेयर ये है, अब देखिए यहाँ पे एक प्रिंटर है और ये पूरे नेटवर्क में यहाँ पे काम कर पा रहा है, तो इसका मतलब है हर एक कंप्यूटर के लिए सेपरेट प्रिंटर की आवश्यकता यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो ये हो गया हार्डवेयर का शेयरिंग। उसी प्रकार अगर यहाँ पे कुछ हार्ड डिस्क में डाटा है, कुछ सॉफ्टवेयर है, तो इसी में जो है इसी सर्वर के माध्यम से हम सभी कंप्यूटर में यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं और इनका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की शेयरिंग भी हमको देखने को मिलती है। फिर बैकअप की बात करें तो हमने देख लिए सिक्योरिटी। यहाँ पर देखिए हर एक कंप्यूटर में सिक्योरिटी का ध्यान न रखकर यहाँ पर सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा सकता है, क्योंकि ये सेपरेट है यहाँ पे, और हर एक फाइल को यूज़ करने के पहले यहाँ पे परमिशन चेक कर ली जाती है। तो यहाँ सिक्योरिटी भी काफ़ी पावरफुल होती है। स्केलेबिलिटी यानी कि इसको हम आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर, मतलब एक प्रकार से और अपग्रेड कर सकते हैं और फैला सकते हैं, इसका विस्तार और कर सकते हैं। जब इसका विस्तार होगा, मान लो यहाँ एक कंप्यूटर जुड़ जाएगा, तो सिंपल सी बात है, जब 5 कंप्यूटर में डाटा ट्रांसमिट होता था तो एक निश्चित समय लगता था, यानी कि एक निश्चित टाइम लगता था। परंतु अब एक कंप्यूटर एक्स्ट्रा जुड़ गया है, एक मान लो या दो मान लो, 2 कंप्यूटर एक्स्ट्रा जुड़ गए, तो ये 2 कंप्यूटर एक्स्ट्रा जुड़ने के कारण यहाँ पर समय और ज़्यादा लगने वाला है। तो उसी समस्या को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर राउटर और आपका जो है जो स्विच वगैरह है इनका उपयोग किया जाता है। जैसे ये देखिए आपको देखने मिलेगा स्विच लगा है, राउटर लगा है, ये देखिए इनका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, इस समस्या को समाधान कर सकते हैं, स्केलेबिलिटी वाली। फिर रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता या भरोसेमंद हम बोल सकते हैं। तो सिंपल सी बात, हमारा डाटा एक सर्वर पर रखा है तो हमको अन्य डिवाइस पर ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लो यहाँ पे कोई हार्डवेयर ये वाला फेल हो गया है, तो हम दूसरे हार्डवेयर की सहायता से इसमें काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसके हम जो बात करें तो फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ देखिए आपको बहुत सारे फीचर्स देखने मिलेंगे, जैसे कम्युनिकेशन स्पीड बताया मैंने, तो यहाँ देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह हम कर सकते हैं, ईमेल मैसेज वगैरह कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू हम बहुत सारा काम जो है आपस में जो डेटा है, नॉलेज है, वो शेयर कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया था फाइल शेयरिंग, तो सबसे मेजर एडवांटेजेस फाइल शेयरिंग है। कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत हम फाइल को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से शेयर कर सकते हैं। बैकअप और रोल बैक मतलब बैकअप लेना भी आसान है और वापस उसको लाना भी आसान, क्योंकि सेंट्रलाइज लोकेशन पर डेटा स्टोर होता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिसोर्सेज, तो ये चीज़ें हमको, जैसे मान लो हमने सर्वर पर कोई डेटा या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए, तो हमको सेपरेट उस क्लाइंट पर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है जो आपका जो है नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर, दोनों ही चीज़ें हम शेयर कर सकते हैं। फिर है सिक्योरिटी, जैसे कि मैंने बताया था कि भाई जो आपका सर्वर है, जब भी कोई क्लाइंट इसमें यूज़ करने के लिए परमिशन मांगेगा तो वो उस परमिशन को चेक करेगा, उसी के बाद उसको जो है अप्रूव करेगा या अलाउ करेगा फाइल को यूज़ करने के लिए। स्केलेबिलिटी बताया था मैंने, तो स्केलेबिलिटी कोई भी कंपोनेंट इसमें ऐड कर सकते हैं नया, और ऐड करने के साथ साथ उसकी जो स्पीड है, स्पीड कैसे होगी, घटेगी, मतलब ट्रांसमिशन स्पीड हो या फिर जो है कनेक्शन की स्पीड, दोनों ही यहाँ पर घट जाएगी। तो इसी टेंशन को ख़त्म करने के लिए क्या किया गया, राउटर और स्विच डिवाइस दोनों ही इसका यूज़ किया गया। तो ये जो समस्या हमारी यहाँ पर सॉल्व हो गई। फिर नेक्स्ट हमने देखें यहाँ पर रिलायबिलिटी, तो रिलायबिलिटी आपको समझ में आ गई कि कंप्यूटर नेटवर्क में कोई हार्डवेयर फेल होने की मतलब स्थिति में दूसरा हार्डवेयर की सहायता यहाँ ले ली जाती है, तो उससे क्या होता है, विश्वसनीयता यहाँ पर बनी होती है। तो हमको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती है हार्डवेयर में। हालांकि थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा आता है इस इंफ्रास्ट्रक्चर में, और खर्चा बचता भी है, यानी कि यहाँ पे हार्डवेयर हमने ज़्यादा बढ़ा दिए, इनमें कम कम रख दिए, तो इससे क्या होगा, हम इसी के सभी हार्डवेयर को यूज़ कर सकते हैं, इसी के सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जो है फीचर्स के बारे में बात करें, और उसके पहले हमने कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है उसके बारे में बात करें। तो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में जो भी कंटेंट आए वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है कि उसके एलिमेंट, मतलब मुख्य जिसके माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क बना है या कंप्यूटर नेटवर्क काम करता है, तो उसी को हम कंपोनेंट बोलेंगे, या फिर हिंदी में अगर बात करें तो इसको तत्व बोल देते हैं। ठीक है, एलिमेंट बोलो, कंपोनेंट बोलो, तत्व बोलो, बात एक ही है, हमको पढ़ना इन्हीं को है। इसके अलावा भी और कुछ होते हैं, तो जो कि हम आगे धीरे धीरे करके यहाँ पे और चीज़ों के बारे में जान लेंगे। तो कंपोनेंट में मुख्य चीज़ें अगर बात करें तो मेजर कंपोनेंट में हमको सबसे मुख्य चीज़ होती है NIC।
NIC का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये मुख्य चीज़ होती है, ये जो होता है आपका मदरबोर्ड के अंतर्गत लगा होता है, हालांकि मदरबोर्ड का पार्ट नहीं होता है, इसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं। और इसी में हमको ये वायरलेस और वायर्ड दोनों ही देखने को मिलता है, एक और USB वाला भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको NIC देखने को मिलेगा। उसके बाद ये दिख रहा हब। अब हब के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपको स्विचेस देखने को मिलती है, स्विच के बाद रिपीटर भी होता है। रिपीटर किस लिए यूज़ होता है? ये एम्पलीफाई करने के लिए होता है, यानी कि जो नेटवर्क की स्पीड है धीरे धीरे स्लो हो जाती है तो उसको एम्पलीफाई करता है। हालांकि एम्पलीफायर और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, पर फिर भी अंतर है। एम्पलीफायर जो होता है आपका किस में यूज़ होता है? जैसे डिश टीवी के कनेक्शन में यूज़ होता है, पर ये नेटवर्क में यहाँ पर यूज़ होता है रिपीटर। फिर होता है राउटर, भी आप देख सकते हैं। राउटर क्या होता है वो हम आगे जानेंगे। एक मॉडेम होता है। सर्वर भी आप देख सकते हैं। सर्वर मेन कंप्यूटर होता है जहां पर रिक्वेस्ट को सॉल्व किया जाता है, यानी रिस्पॉन्स दिया जाता है। और एक होता है ब्रिज। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे हम बात करने वाले किसकी? नेटवर्क के कंपोनेंट की। इसके पहले हमने बात करें व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क के फीचर्स या उसके एडवांटेजेस। तो आई होप आपने उस क्लास को देख लिया होगा इसके पहले वाली। अब हम जो है यहाँ पे ये बात करेंगे तो आपको वो चीज़ें क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं NIC की। NIC का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये आपने देखा होगा जब भी आप CPU देखते हो अपना कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, उसमें इस प्रकार का पोर्ट नज़र आता होगा जिसमें आपको लैन केबल मतलब जो इंटरनेट आप चलाते हो वायर के माध्यम से, वो आपको यहाँ पे अटैच होती हुई नज़र आती होगी। तो लैन केबल के अंतर्गत जो कनेक्टर है वो यहाँ पे आपका अटैच होता है। और कहाँ अटैच होता है? NIC में। तो NIC जो होती है आपकी मदरबोर्ड का पार्ट तो नहीं होती है, पर मदरबोर्ड के साथ में जो है अटैच होती है। मतलब मदरबोर्ड में आपको ये जो पोर्ट है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि ये उसका स्लॉट में अटैच होता है लैन कार्ड। इसके अलावा आपको ऐसे पोर्ट मल्टीपल भी देखने को मिलते हैं, परंतु मल्टीपल ना मिले तो यहाँ पे पोर्ट के अलावा एक जो है एरियल टाइप का, यानी कि एंटीना टाइप का देखने को मिलेगा। इसी को बोल देते हैं वायरलेस NIC। क्या बोल देते हैं? वायरलेस NIC। इसके अलावा ये अगर नहीं है तो आपको एक और चीज़ देखने मिलेगी जो कि आपका वाईफाई का काम करता है, एडाप्टर। देखिए वाईफाई एडाप्टर होता है छोटा सा, इसे USB NIC बोलते हैं या फिर एक्सटर्नल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्सटर्नल। तो आपको दो प्रकार की NIC देखने को मिली, एक तो इंटरनल जिसमें आपको दो चीज़ें हैं, वायर्ड और वायरलेस, और एक होती है एक्सटर्नल जिसमें आपको USB वाली देखने को मिली, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो NIC एक प्रकार का हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसके अंतर्गत हम देखें तो हम इंटरनेट को कनेक्ट करने या नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसकी ट्रांसफ़र रेट की अगर बात करें 10, 100 या 1000 MB/s के अंतर्गत होती है। ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो इसमें एक मैक एड्रेस होता। मैक एड्रेस से आप समझ जाओ कि जैसे एक व्यक्ति का आधार कार्ड का नंबर होता है, एक व्यक्ति की पहचान होती है, उसी प्रकार हर एक डिवाइस का एक एड्रेस होता है जिससे उसकी पहचान होती है। उसी एड्रेस को हम बोल देते हैं मैक एड्रेस। एक प्रकार का फिजिकल एड्रेस होता है जो इसकी चिप में इनकोड किया जाता है। और ये किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? IEEE 802 के द्वारा। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। 802 के द्वारा इसको जो है आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि हर एक डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे इनकोड किया जाता है, जो कहाँ होता है? PROM में। यानी कि आपने मेमोरी में पढ़ा होगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसके अंतर्गत इसको इनकोड किया जाता है। तो ये हो गया NIC जो कि नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे जरूरी होता है। आगे बात करते हैं हब की। अब देखिए हब क्या काम करता है। आपने इस प्रकार का डिवाइस तो जरूर देखा होगा अपने कंप्यूटर में, जिसमें आप एक USB को मल्टीपल USB में कन्वर्ट कर देते हो। यानी कि आपके PC में क्या है? पोर्ट कम है, तो आप क्या करते हो? एक पोर्ट में आप इसको लगाते हो और यहाँ पे 4 पोर्ट आपके निकल जाते हैं, जिससे क्या होता है? आप पेन ड्राइव अटैच कर सकते, माउस, कीबोर्ड या फिर जो भी आप यहाँ अटैच करना चाहते हैं एक से अधिक कर सकते हैं। उसी प्रकार हम नेटवर्क में जो आपका नेटवर्क है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक प्रकार से सेंट्रलाइज डिवाइस यूज़ करते हैं। उसी सेंट्रलाइज डिवाइस को हम क्या बोल देते हैं? हब। कैसे? यहाँ देखिए इस कंप्यूटर को हम जो है अन्य कंप्यूटरों से जोड़ना चाहते हैं, तो इस कंप्यूटर को हमने एक ऐसी डिवाइस से जोड़े जिसका नाम है हब, और यहाँ से डाटा जाएगा तो देखिए यहाँ सभी डिवाइसेस में यहाँ पे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जिस प्रकार यहाँ पे एक USB को हमने मल्टीपल USB में कन्वर्ट करे थे, अब जिस भी कंप्यूटर को चाहिए वो हब से यहाँ पे लेते जाएगा। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक कंप्यूटर का नेटवर्क सभी कंप्यूटरों में आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। भले ही इस कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट नहीं की हो, परंतु यहाँ पे उस कंप्यूटर को वो है ऑटोमेटिक मिलने वाला है, तो इसे हम बोल देते हैं हब। एक प्रकार की सेंट्रलाइज डिवाइस है। तो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर जो भी होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये क्या करता है? कनेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करता है मल्टीपल कंप्यूटर में। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया हब।
इसके बाद स्विच भी होता है। स्विच भी एक प्रकार से सेंट्रलाइज डिवाइस है, पर स्विच में आपको एक चीज़ अंतर देखने को मिलेगी, ये मैसेज को ब्रॉडकास्ट नहीं करता। मैसेज को ब्रॉडकास्ट कैसे नहीं करता? मान लो PC1 ने कोई मैसेज भेजा किसको, PC2 को, तो यहाँ से मैसेज जाएगा और उसी PC को जाएगा जिसको मैसेज भेजा गया है। इसका मतलब है सोर्स से यानी कि भेजने वाले से प्राप्त करने वाले तक ही मैसेज जाएगा, अन्य कंप्यूटर तक मैसेज नहीं जाएगा। मान लो 6 कंप्यूटर ने चौथे कंप्यूटर को भेजा है, तो देखिए चौथे कंप्यूटर तक ही मैसेज जा रहा है, अन्य कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट नहीं किए थे तो उनके पास जो है उसका रिस्पांस नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब स्विच भी क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो क्या करता है, ग्रुप यानी कि एक प्रकार से कनेक्ट करने के लिए काम करता है मल्टीपल कंप्यूटर को। पर ये हब से बेटर है। हब से बेटर कैसे है? हब जो है पूरे कंप्यूटर में ब्रॉडकास्ट कर दे रहा था, यानी कि सभी कंप्यूटर में मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर दे रहा था, पर यहाँ पे स्विच आपका ब्रॉडकास्ट नहीं करता, यानी कि मैसेज को सभी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। ठीक, इसके अलावा ये सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक ही काम करता है। तो आपको स्विच और हब में अंतर समझ में आ गया होगा। हब मतलब होता है कंप्लीट रूप से भंडारा, यानी कि एक ने दिया सबको प्राप्त हो गया, पर स्विच का मतलब होता है जिस व्यक्ति ने मांगा है उसी को मिलेगा, हर एक को नहीं मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। केबल और कनेक्टर। अब केबल और कनेक्टर कहाँ उपयोगी होता है? यह उपयोगी होता है जब वायर का उपयोग किया जाता है नेटवर्क में। तो आपको मुख्य रूप से देखने को मिला होगा इस प्रकार से, ये केबल का कलर कुछ भी हो सकता है, पर ये कनेक्टर आपको देखने को मिला होगा, ये वाला कनेक्टर आपने देखा होगा। इस कनेक्टर को हम अटैच करते हैं कहाँ पे? NIC में, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में। तो ये उपयोग होता है आपका, देखिए मुख्य रूप से आपको जो लैन केबल है उसके माध्यम से इसका उपयोग किया जाता है। अगर मान लो डिश टीवी में आपको उपयोग करना है, डिश टीवी या फिर टीवी कनेक्शन में, तो आपको इस प्रकार की केबल उपयोग की जाती है। जैसे एक कॉपर का वायर होता है, फिर ऊपर देखिए आपको जो कवर है मतलब इंसुलेशन अगर बोलें, इसके अलावा कॉपर वायर होता है, उसके ऊपर फिर आपको जो है आउटसाइड इंसुलेशन देखने को मिलता है, जो कि इस केबल की सुरक्षा के लिए यूज़ किया जाता है, सिक्योरिटी के लिए। तो आपको ये दो यहाँ पे इस प्रकार का पैटर्न देखने को मिलता है, इसे बोलते हैं कोएक्सियल केबल। और ये कोएक्सियल केबल आपकी मुख्य रूप से यूज़ होती है टीवी में। कहाँ उपयोग होती है? टीवी में। और ये उपयोग होती है आपकी कहाँ पर? नेटवर्क में, जो कि आपका लैन बनाना है। इसको बोल देते हैं ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर मतलब इसमें 8 तारों का समूह होता है, 2 का भी हो सकता है। फिर अभी लेटेस्ट में जो चल रही वो चल रही फाइबर ऑप्टिक, जिसमें लाइट के माध्यम से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, अब लाइट में भी कैसा है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है ना, मतलब एक प्रकार से जो आप बोल सकते हैं जैसे डायमंड काम करता है उसी प्रकार ये काम करता है। आप देखिए यहाँ पर काफ़ी सुरक्षित रूप से इसमें जो है काम किया जाता है। कांच के रेसे होते हैं जो कि डेटा को ले जाने का काम करते हैं काफ़ी हाई स्पीड से। तो ये काफ़ी महंगी होती है, सबसे सस्ती ये होती है, पर सबका अपना अपना महत्व है। ये बड़ी लंबी दूरी में डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, ये सिटी लेवल पर यूज़ होती है। और ये जो होती है आपकी लैन केबल, लगभग एक बिल्डिंग या एक मान लो कम एरिया में इसका यूज़ किया जाता है। तो हमने देखे ट्रांसमिशन मीडियम के अंतर्गत देखे 3 मुख्य रूप से उपयोग की जाती केबल। एक तो ट्विस्टेड पेयर जो आपने देखे यहाँ पे, ट्विस्टेड पेयर मतलब लैन के लिए, कोएक्सियल केबल टीवी कनेक्शन के लिए, फाइबर ऑप्टिक केबल बहुत ही एक्सपेंसिव होती है और बड़ी मात्रा में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए लंबी दूरी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आपको केबल और कनेक्टर भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं राउटर। अब राउटर से क्या समझते हैं? देखिए आप जब इंटरनेट कनेक्ट करते हो तो आपके घर में या कहीं भी आपने देखा होगा एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसमें वायर पहले आता है। उस डिवाइस से जो है अलग जगह वायर आता है जो एक एंटीना वाली डिवाइस होती है। इस एंटीना वाली डिवाइस को हम बोल देते हैं राउटर। क्या बोल देते हैं? राउटर। राउटर से क्या समझे? मॉडेम से जो भी कनेक्शन आया है, जो डाटा आ रहा है, उसको अन्य डिवाइसेस में फैलाने का काम या अन्य डिवाइस में रूट करने का काम जो डिवाइस करेगी उसे बोल देते हैं राउटर। और आप देखिए यहाँ पे देखिए वाले में मॉडेम से कहाँ आया डेटा? राउटर में। और राउटर जो है देखिए कहीं ना कहीं पावर सप्लाई उसको दी जाती है। और यहाँ पे जो मॉडेम का वायर है आप देखिए यहाँ पे आया है, और अन्य डिवाइसेस यानी कि यहाँ आप देखेंगे तो आप देखोगे ये जो बाकी डिवाइसेस है उसमें ये चला गया है। ठीक है, हालांकि देखिए यहाँ पे आपको एक वायर यहाँ जाएगा और फिर अन्य डिवाइसेस में ये फैल जाएगा। ठीक, तो मॉडेम है ये मॉडेम से हमारा कहाँ है? राउटर में आया। जैसे इस प्रकार देखिए मॉडेम से कनेक्शन कहाँ है? राउटर में। अब राउटर के अंतर्गत कोई डिवाइस वायर के माध्यम से जुड़ सकती है या फिर वायरलेस के माध्यम से। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। फिर लास्ट बचा हमारा कंपोनेंट में मॉडेम। तो मॉडेम क्या करता है? मॉडेम मुख्य रूप से ये जो आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या समझता है? 0 1। ठीक है, और ये कंप्यूटर आपका मित्र है तो इसको आपको डाटा भेजना है, पर बीच में दिक्कत ये है
कि ये कंप्यूटर कहीं और है और ये कंप्यूटर कहीं और साथ में ही रहता तो भी दिक्कत होती, परंतु हम मान ले रहे हैं कि इंटरनेट के माध्यम से हम डेटा को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो यहाँ से 0 1 के माध्यम से क्या गया डेटा। और जब हम मॉडेम की बात करें तो मॉडेम जो होता है टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होता है, और टेलीफोन लाइन में डेटा कैसा जाता है, एनालॉग। मतलब डिजिटल डाटा को एनालॉग में कौन बदलेगा, मॉडेम। फिर एनालॉग को फिर डिजिटल में बदलना है, तो फिर उसके बाद जो एनालॉग है उसको डिजिटल में कौन बदलेगा, मॉडेम। इसका मतलब मॉडेम 2 काम कर रहा है, एक तो मॉड्यूलेशन का काम कर रहा है, एक तो डीमॉड्यूलेशन का काम कर रहा है। इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, मॉडेम, MOD और DEM। यानी कि मॉडेम क्या करता है, बहुत सारे कंप्यूटर को इंटरनेट के अंतर्गत कनेक्ट करता है और जो कि टेलीफोन लाइन में जुड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए मॉडेम जो होता है आपका एक प्रकार से मदरबोर्ड का पार्ट तो नहीं होता है, परंतु मदरबोर्ड में इसको स्लॉट में, PC स्लॉट में लगाया जा सकता है अलग प्रकार से। ठीक है, अलग तरीके से। तो यहाँ पे ये इस प्रकार काम करता है। तो हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स के बारे में बात करी, एक और रिपीटर भी होता है, आगे उसके बारे में बात करेंगे। रिपीटर जो है लंबी दूरी के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी यहाँ पे मान लो 10 मीटर या 100 मीटर के बाद जो है डेटा की स्पीड कम हो चुकी है, तो रिपीटर के माध्यम से उसको एम्पलीफाई किया जाता है। ठीक है, जितना लग रहा है उतने हिसाब से। तो यहाँ पे रिपीटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमने बात करें मॉडेम की, राउटर की, केबल कनेक्टर की, स्विचेस, इसके अलावा हब की बात करें और NIC कार्ड की। तो ये हो गए हमारे कंप्लीट यहाँ पे कंपोनेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे नेटवर्क के आर्किटेक्चर की, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात करेंगे। तो धीरे धीरे करके हम इस प्रकार एक एक करके सारे टॉपिक कवर करते जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई और रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट करिए बेझिझक। ठीक है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क के आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चर होता क्या है, इसके पहले हमने 2 टॉपिक के बारे में बात करी। एक तो होता है व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क, उसके फीचर्स क्या है। दूसरी चीज़ हमने बात करें कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट की। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है, एक स्ट्रक्चर। ऐसा हम बोल सकते हैं कि डेटा ट्रांसमिशन के लिए, देखिए सिंपल सी बात है, कंप्यूटर नेटवर्क कहीं ना कहीं डेटा ट्रांसमिशन या रिसोर्सेज के ट्रांसमिशन के लिए ही आपस में जुड़ते हैं या बनाया जाता है। तो डेटा ट्रांसमिशन के लिए सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोटोकॉल और मीडिया के फिजिकल और लॉजिकल डिज़ाइन को हम क्या बोल सकते हैं, आर्किटेक्चर। तो सिंपल हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क का जो डिज़ाइन होता है, किस प्रकार से उसको डिज़ाइन किया जाता है फिजिकल या लॉजिकल रूप से, उसको हम बोल देते हैं आर्किटेक्चर। सिंपल हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क कैसे जुड़ता है, यानी कि किस प्रकार कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है और किस प्रकार उनको टास्क, यानी कि कौन सा कंप्यूटर क्या काम करेगा, वो एलोकेट किया जाता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो हम इसी को क्या बोलेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क का आर्किटेक्चर। मुख्य रूप से 2 चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है, 2 प्रकार का। एक तो होता है पीयर टू पीयर कंप्यूटर नेटवर्क। आप इस प्रकार देख सकते हैं सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा एक होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जिसमें आपको एक मुख्य कंप्यूटर देखने को मिलेगा और बाकी अन्य जो कंप्यूटर है वो देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ दोनों में अंतर क्या समझ सकते हैं, देखिए सभी कंप्यूटर जब आपस में जुड़े हैं तो यहाँ पे सभी यहाँ पे अपने आप में क्या है, खुद ही राजा है, खुद ही मंत्री है, खुद ही जनता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। परंतु यहाँ पे जो है ये क्या है, ये क्लाइंट बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ पे आपको देखेंगे इसके पास एक सर्वर देखने को मिलता है सेपरेट। हर एक व्यक्ति या हर एक कंप्यूटर आपस में क्या करेगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट क्यों करेगा, क्योंकि सर्वर के पास सारे रिसोर्सेज, सारी पावर, ठीक है, जो भी चीज़ है वो आप यहीं पे देख सकते हैं, इसलिए इसको हम बोल देते हैं सर्वर। और जिस भी व्यक्ति को या जिस भी कंप्यूटर को यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है वो यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है, इंटरनेट के माध्यम से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पास और फिर रिस्पांस के रूप में उसी कंप्यूटर के पास आती है जिस कंप्यूटर के द्वारा रिक्वेस्ट को किया गया था। इस हिसाब से अगर देखें तो आपको 2 नेटवर्क के मॉडल या नेटवर्क के आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं। एक तो होता है पीयर टू पीयर और एक होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल या क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, जिसमें क्लाइंट और सर्वर दोनों देखने को मिलते हैं। चलिए जानते हैं इनको विस्तार से। यहाँ पे हम पहला बात करते हैं पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर हम बोल सकते हैं कि सभी कंप्यूटर आपस में क्या होते हैं, इक्वल, यानी कि बराबरी से यहाँ पे देखने मिलते हैं, सभी आपस में जुड़े हैं और बराबर का यहाँ पे अधिकार देखने को मिलता है, बराबर का विशेष अधिकार और बराबर का दायित्व देखने को मिलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि प्रिविलेज बराबर मिलता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर मिलती है, जो कि डेटा को आपस में प्रोसेसिंग करने के लिए जुड़े होते हैं। दूसरी चीज़, ये छोटे एनवायरनमेंट के लिए यहाँ पे काम करेगा। छोटा जो एनवायरनमेंट, ऐसा हम बोल सकते हैं मुख्य रूप से 10 कंप्यूटर यहाँ पे हो तो इस प्रकार का नेटवर्क की ज़रूरत पड़ सकती है या इस प्रकार के आर्किटेक्चर की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे कोई सर्वर है क्या,
सर्वर यहाँ पे नहीं है, तो इसमें डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता है। तो इस हिसाब से देखें तो सभी कंप्यूटर के पास इक्वल क्या होगा, स्पेशल परमिशन, जिससे क्या होगा, जैसे मान लो इस व्यक्ति को मान लो कुछ चीज़ें के काम करने के लिए स्पेशल परमिशन दी गई है, तो दूसरा व्यक्ति और दूसरी परमिशन दी गई है, तीसरे को तीसरी परमिशन, तो सभी अपने अपने अधिकार के हिसाब से इस नेटवर्क में जुड़े होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मान लो इस व्यक्ति को कुछ विशेष अधिकार दिए हैं और अगर ये फेल हो जाता है तो अन्य कंप्यूटर वो है वो काम करने के लिए यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, यानी कि दिक्कत हो जाएगी। तो जिस कंप्यूटर को कुछ विशेष अधिकार दिए अगर वो फेल हो जाता है तो वो काम तो रुक जाएगा। तो ये दिक्कत होती है कुछ नेटवर्क में, कौन सा, पीयर टू पीयर में। इसके कुछ लाभ हानि देख लेते हैं। लाभ हानि क्या क्या हो सकते हैं। मान लो आपको कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है पीयर टू पीयर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सर्वर जो है काफ़ी कॉस्टली होता है। तो सिंपल सी बात है, आपको कम कॉस्ट में इस प्रकार का नेटवर्क बनते हुए नजर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता है। दूसरी चीज़, अगर कोई कंप्यूटर स्टॉप हो जाता है तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जितना कि कंप्यूटर नेटवर्क में सर्वर फेल हो जाता है तो पूरे नेटवर्क ठप हो जाएगा। परंतु यहाँ पे हमारा बात हो रही क्या, पीयर टू पीयर। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क में कोई अगर क्लाइंट जो अपने आप में कुछ काम करता है अगर वो फेल हो भी जाता है तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, यानी कि काम नहीं रुकेगा। दूसरी चीज़, आसानी से मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से मैनेज कर सकते हैं कौन से नेटवर्क को, पीयर टू पीयर को। पर कुछ इसके नुकसान भी देखने को मिलते हैं। इसमें देखिए आपको मुख्य रूप से सेंट्रलाइज डिवाइस यानी कि सर्वर देखने को नहीं मिलता है। तो उससे क्या होगा, सर्वर में क्या होता है, सर्वर में आप देखोगे तो डेटा का बैकअप और सिक्योरिटी बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से देखने को मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हर एक कंप्यूटर के पास अपना खुद का डेटा, खुद का संसाधन, खुद का रिसोर्सेज रहेगा, तो उससे हमारा जो है बैकअप लेने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। ये उसका नुकसान हो गया, किसका, पीयर टू पीयर का। दूसरी चीज़, सिक्योरिटी इशू हो सकता है, क्योंकि हर एक कंप्यूटर अपने आप में सिक्योरिटी मेंटेन कर रहा है, तो यहाँ पे ये दिक्कत भी देखने को मिल जाती है। तो ये तो हो गया हमारा पीयर टू पीयर नेटवर्क। दूसरा हमारा होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें क्लाइंट सर्वर मॉडल में जो डिज़ाइन किया जाता है, जैसे एंड यूज़र है, एंड यूज़र मतलब जो रिक्वेस्ट करेगा, और ये हो गया आपका कौन सा, सेंट्रल कंप्यूटर, जो कि हम सर्वर के नाम से जानते हैं। तो एंड यूज़र के द्वारा जब रिक्वेस्ट की जाएगी इंटरनेट में, तो ये रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, सर्वर पास। सर्वर इस रिक्वेस्ट को सॉल्व करने के लिए अपने डेटाबेस में जो भी रिसोर्सेज है उसको चेक करेगा और रिसोर्सेज को रिस्पॉन्स के रूप में इंटरनेट में प्रोवाइड करेगा, और इंटरनेट जहाँ से रिक्वेस्ट आई थी वहाँ से उसको सॉल्व कर देगा, यानी कि इसके कंप्यूटर के ब्राउज़र में या जिस भी माध्यम से उसको प्रोवाइड करता वो प्रोवाइड कर देगा। तो हमने क्या देखे, इस कंप्यूटर को एंड कंप्यूटर या क्लाइंट हम बोल सकते हैं, और इस कंप्यूटर को जिसमें सारे रिसोर्सेज है इसको हम सर्वर बोल देते हैं, जो कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए यहाँ पे काम करता है। फिर देखिए सर्वर क्या क्या परफॉर्म करता है। सर्वर कुछ मेजर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ये सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी समस्याओं का समाधान करता है। दूसरा, नेटवर्क को मैनेज करने के लिए अपना जो है जो भी परफॉर्मेंस होती है सारी चीज़ें मैनेज करता है। दूसरी चीज़, इसके अंतर्गत देखिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो जिसके अंतर्गत देखें तो फाइल्स को मैनेज करता है, ये रिसोर्सेज के अंतर्गत डायरेक्टरीज है, प्रिंटर है, और बहुत सारी चीज़ें जो सर्वर के लिए दी जाती है, सबको मैनेज करने का काम सर्वर का ही होता है। इसके अलावा देखिए, अगर मान लो यहाँ नेटवर्क जो आपका क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है, यहाँ पे क्या होता है, इस क्लाइंट को अगर इस क्लाइंट से अगर कुछ रिसोर्सेज चाहिए तो यहाँ डायरेक्टली नहीं कर सकते, जैसे कि पीयर टू पीयर में होता था। ये नेटवर्क में क्या जाएगी, मतलब इस क्लाइंट के माध्यम से रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, सर्वर के पास से इसमें जाएगी और फिर जाकर इधर होगी, यानी कि सारा मैनेजमेंट कौन कर रहा है, सर्वर। तो इस हिसाब से इसमें सिक्योरिटी और बहुत सारी चीज़ें हमको अच्छी देखने को मिल जाती है क्लाइंट सर्वर मॉडल में। इसके बाद इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान देख लेते हैं। तो फ़ायदे की अगर बात करो तो फ़ायदे यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं कि जैसे आपको सबसे पहली चीज़ तो होती है कि यहाँ सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, यानी कि एक सर्वर होता है। तो सर्वर होने के कारण यहाँ पे डेटा का बैकअप लेने में काफ़ी आसानी होती है, ठीक है, क्योंकि एक ही कंप्यूटर में मैनेज हो रहा सारा काम। इसमें एक डेडिकेटेड सर्वर होता है, तो जो परफॉर्मेंस होती है, जो भी कंप्यूटर, सारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस होती है, डेटा मैनेजमेंट सारी चीज़ें वो काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि एक ही सिस्टम के द्वारा सारी चीज़ें मैनेज की जाती है। उसके बाद आप देखोगे तो आपको यहाँ पर सिक्योरिटी भी देखने को मिलती है। सिक्योरिटी कैसे भाई, क्लाइंट सर्वर मॉडल में सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। इसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर यूज़ किया जाता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर मैनेज करता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो स्पीड भी काफ़ी अच्छी होती है फाइल शेयरिंग की, क्योंकि यहाँ पे आपको मुख्य रूप से सर्वर देखने को मिलता है।
कुछ नुकसान देख लेते हैं। नुकसान में आप देखोगे नेटवर्क को ख़रीदने के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगती है, लार्ज मेमोरी, लार्ज जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी, इसके अलावा एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि काफ़ी लार्ज कैपेसिटी का होता है, काफ़ी ज़्यादा उसकी कॉस्ट होती है, ये भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे जो है एक डेडिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ती है जो कि सारी रिसोर्सेज को मैनेज करता है, ये भी काफ़ी कॉस्टली होता है। तो सिंपल सी बात है, कुछ यहाँ पे नुकसान देखें हमने, कुछ यहाँ पे इसके क्या देखें, फ़ायदे देखें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बात की है, कंप्यूटर नेटवर्क के आर्किटेक्चर की। आई होप आपको समझ में आया होगा, जिसके अंतर्गत हमने पीयर टू पीयर नेटवर्क देखे और दूसरा हमने देखे क्लाइंट सर्वर मॉडल। दोनों में आपको अंतर बताया मैंने, दोनों किस प्रकार काम करते हैं, सारी चीज़ें हमने यहाँ देख लिए। अब इसके बाद बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जिसके अंतर्गत आपको लैन, मैन और बैन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क और एक और आपको देखने को मिलेगा इंटर नेटवर्क। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए इस कंप्लीट क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इसके पहले वाले जो क्लास है उसमें हमने बात करे थे कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसके फीचर, साथ ही उसके कंपोनेंट के बारे में बात किए थे। इसके अलावा हमने एक और चीज़ बात किए थे, वो है हमारी आर्किटेक्चर, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत जो मॉडल्स होते हैं या आर्किटेक्चर होते हैं वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उसको देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो यहाँ पे मुख्य रूप से हमको 4 नेटवर्क देखने को मिलते हैं। एक तो होता है पैन यानी कि आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, दूसरा नेक्स्ट होता है लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, तीसरा हालांकि मैन होता है पर यहाँ पे बैन लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, हमको पढ़ना है। वैन मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क और मैन मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर हम इनके एरिया के हिसाब से बात करें तो पैन जो होता है आपका छोटे लेवल पर काम करता है, यानी कि एक घर में या एक ऑफिस में हम बात करें एक पर्सनल व्यक्ति का जो नेटवर्क होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। जैसे मान लो एक नॉर्मल जो एक वाईफाई होता है उससे उसकी सारी डिवाइसेस कनेक्ट है, जैसे मान लो उसका प्रिंटर कनेक्ट है, उसका मोबाइल कनेक्ट है, उसका आईपैड या फिर उसका जो लैपटॉप है, टैबलेट है, ये सारी चीज़ें पर्सनल कंप्यूटर कनेक्ट है। तो इन सभी चीज़ों से या उसकी बॉडी का जो भी नेटवर्क होता है, जैसे मान लो आप देखिए आपके हाथ में आप स्टॉप जो आपका स्मार्ट वॉच है वो पहने रहते हो, ठीक है, नेक बैंड आप देख सकते, तो ये सब जो है आपके किस कैटेगरी में जाएंगे, पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क की। लैन जो होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि एक रेंज में काम करता है, लगभग 5-10 किलोमीटर के आसपास जो है एक रेंज में ये काम करता है। मतलब एक कैंपस के अंतर्गत अगर बात करें तो एक कैंपस के अंतर्गत जो होता है आपका एक बिल्डिंग है, एक ऑफिस है, इसके अंतर्गत तो उसमें आपको देखने को मिलता है लोकल एरिया नेटवर्क। फिर वैन, पहले तो हम देख लेते हैं मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक शहर, एक मेट्रो सिटी के अंतर्गत जो नेटवर्क काम करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। और पूरे बड़े लेवल पर यानी कि पूरे विश्व स्तर पर या ग्लोब जो पृथ्वी के स्तर पर जो नेटवर्क काम करेगा वो कहलाएगा वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि पैन के बारे में बात करेंगे। तो पैन मुख्य रूप से अगर देखें तो इंडिविजुअल पर्सन के अंतर्गत अगर जो नेटवर्क होता है जो छोटे लेवल पर, यानी कि हम बहुत बात करें यहाँ पर 10 मीटर की रेंज में जो काम करता है, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी डिवाइस है, जैसे मान लो उसका स्मार्टफोन हो गया, माउस, कीबोर्ड, जो प्रिंटर होता है, हेडफोन हो गया, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस लैपटॉप से कनेक्ट है। तो इसकी रेंज क्या होगी, लगभग 10 मीटर, यानी कि हम अगर फीट में बोले तो 30 फीट के आसपास ये जो है आपको देखने को मिलता है। साथ ही इसका जो सबसे पहले जो रिसर्च किए थे साइंटिस्ट, जिसका नाम था थॉमस जिमरमैन ने, ठीक है, इन्होंने जो है पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क का नाम यहाँ पे दिया था। साथ ही आप देखिए यहाँ पे आपको लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन, मीडिया प्लेयर है, प्ले स्टेशन है, हेडफोन है, ये जितनी भी डिवाइसेस है सब किस कैटेगरी में आ जाएगी, कनेक्ट है आपस में, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क। मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। तो वायर के माध्यम से अगर देखें तो वो होता है आपका यूएसबी टाइप का। यूएसबी टाइप का मतलब मान लो आप माउस से इसको कनेक्ट किए हो लैपटॉप को, तो मतलब लैपटॉप में माउस कनेक्ट किए हो, या प्रिंटर को जो है आपने इसमें कनेक्ट किए हो डाटा केबल से किए हो, तो वो हो गया आपका यूएसबी से आपने पैन क्रिएट किए रहे हो, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क तैयार किए हो। नेक्स्ट होता है वायरलेस। वायरलेस भी क्या होता है, जैसे मान लो आपका मोबाइल जो है या हेडफोन है, आप वाईफाई से या ब्लूटूथ से किससे कनेक्ट है, लैपटॉप से। आपका मोबाइल किससे कनेक्ट है, वाईफाई के माध्यम से, या फिर आपका प्रिंटर वाईफाई के माध्यम से कनेक्ट है, आपका हेडफोन है या ईयरफोन है, जो भी चीज़ें हैं वो सब किससे कनेक्ट है, वाईफाई या वायरलेस के थ्रू कनेक्ट है, कहाँ, लैपटॉप से। तो यह आ जाएगा किस कैटेगरी में, वायरलेस पैन यानी कि वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। चलिए ये तो बात हो गई हमारी पैन की।
दूसरा होता है लोकल एरिया नेटवर्क, या हम बात करें इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अब देखिए लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब जिसमें आप देखोगे तो मुख्य रूप से ये छोटे एरिया में काम करता है। छोटे एरिया मतलब एक पर्टिकुलर बिल्डिंग हो सकती है, एक पर्टिकुलर ऑफिस हो सकता है, कॉलेज का कैंपस हो सकता है, एक विश्वविद्यालय यानी कि एक यूनिवर्सिटी का कैंपस हो सकता है। तो इन सभी जगह आपको कौन सा नेटवर्क देखने को मिलता है, लैन, यानी कि जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं एक लिमिटेड एरिया में। अब देखिए यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर या पर्सनल जो कंप्यूटर होते हैं वो आपस में किसके माध्यम से जुड़े होंगे, ट्विस्टेड पेयर। हमने केबल के बारे में बात किए थे इसके पहले, ट्विस्टेड पेयर केबल या कोएक्सियल केबल के माध्यम से ये आपस में जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक इसलिए नहीं क्योंकि फाइबर ऑप्टिक का काम बड़े एरिया में जो है डाटा को ट्रांसमिट करना होता है। यहाँ देखिए मुख्य रूप से जो डिवाइसेस होती है जैसे हब देखिए हमने नेटवर्क के अंतर्गत एडाप्टर, नेटवर्क एडाप्टर होता है, ईथरनेट केबल होती है। इन सभी कंपोनेंट के माध्यम से, या हार्डवेयर कंपोनेंट है, इसके माध्यम से क्या क्रिएट किया जाता है, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। और ये थोड़ा इनएक्सपेंसिव होता है, यानी कि ज़्यादा एक्सपेंस इसमें देखने को नहीं मिलता। सिक्योरिटी यहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है, काफ़ी फास्ट होता है, ठीक है, हाई जो है सिक्योरिटी यहाँ मिल जाती है हमको। इसके अलावा देखिए आपको नेक्स्ट जो नेटवर्क मिलता है वो मिलता है आपको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक शहर है, शहर के अंतर्गत बहुत सारे बैंक के क्या है, ब्रांचेस है। तो हम बात करें इन सभी ब्रांचों के अंतर्गत जो नेटवर्क कनेक्ट होगा वो कहलाएगा आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम के अंतर्गत जो नेटवर्क काम करेगा वो कहलाएगा आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर कॉलेज के अंतर्गत अगर देखें तो जो एक सिटी के अंतर्गत कॉलेज की ब्रांचेस है उसके अंतर्गत जो नेटवर्क होगा वो आ जाएगा आपका मेन के अंतर्गत। कम्युनिकेशन जो होता है मिलिट्री के अंतर्गत वो भी किस कैटेगरी में आ जाएगा, मेन के अंतर्गत आ जाएगा। तो हम यहाँ पे बात करें तो एक बड़े लेवल पर, एक मेट्रो के लेवल पर जो नेटवर्क काम करता है वो कहलाता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके साथ ही हम देखें यहाँ पर तो ये काफ़ी बड़ी ज्योग्राफिक एरिया में होते हैं जो कि लेंस है, बड़ा होता है। गवर्नमेंट एजेंसीज जो देखने को मिलती है, गवर्नमेंट एजेंसी वो अपने जो सिटीजन्स और जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वहाँ पे डेटा को ट्रांसमिट करती है, वो किस नेटवर्क के माध्यम से करेगी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के माध्यम से। साथ ही आप देखोगे जो मेन होता है उसमें लैन, विभिन्न प्रकार की लैन कनेक्ट होती है जो कि टेलीफोन एक्सचेंज लाइन के माध्यम से कनेक्ट होती है। इसके अलावा कुछ एग्जांपल देखिए, RS-232 फ्रेम रिले है, ATM मशीन है, ISDN है, OC3 है, ADSL है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो सभी प्रकार के जो नेटवर्क है वो किस प्रकार के एग्जाम्पल है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे हमारा सबसे बड़ी कैटेगरी में मिलता है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे हम बोल देते हैं WAN, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि कौन से एरिया, ये अनलिमिटेड है, यानी कि इसके लिए आखिरी जो लिमिट है वो तय नहीं है। ये पूरे ज्योग्राफिक यानी कि पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा जो ग्लोब है उसमें जो फैले होते हैं वो कहलाता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। यानी कि अगर हमारे देश में से बैठा व्यक्ति कहीं दूसरे देश में अगर इन्फॉर्मेशन भेजना चाहता है तो वो कौन सा नेटवर्क यूज़ करेगा, वो करेगा वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पर नेटवर्क में जो डेटा ट्रांसमिट होते हैं वो दिखता है टेलीफोन लाइन के माध्यम से, या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से, या फिर सैटेलाइट लिंक के माध्यम से मिलता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण की अगर बात करें तो इंटरनेट यहाँ पे इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। साथ ही आप देखोगे तो आपको बिजनेस है, गवर्नमेंट है, एजुकेशन है, यहाँ पे ये वाइडली अगर इसका यूज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे वैन को। इसके साथ ही कुछ एग्जांपल इसके देखने को मिलते हैं। मोबाइल ब्रॉडबैंड जो सर्विस है वो किस कैटेगरी में आएगी, वैन। लास्ट मील एक टेलीकॉम कंपनी की बात करें जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है विभिन्न सिटी में बहुत सारे कस्टमर को, तो वो कहलाती है आपकी वाइड एरिया नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क की अगर बात करें तो वो भी किस कैटेगरी में जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि आपको बहुत बड़े बड़े एरियाज़ में, ऑफिसेस में यहाँ कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं, कुछ फ़ायदे देख लेते हैं WAN के। जैसे ये बड़ा ज्योग्राफिक एरिया कवर करता है, यानी कि आप पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने में यहाँ कनेक्टिविटी स्थापित कर सकते हो। कौन से, वाइड एरिया नेटवर्क से। सेंट्रलाइज डेटा होता है, मान लो आपका डेटा अपने क्लाउड पर रखे हो तो आप जो है कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। तो सर्वर पर रखा है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं अपनी फाइल्स को, मैसेज को एक्सचेंज कर सकते हो कहीं भी, भाई एक जगह से दूसरी जगह आप जो है किसी भी कोने में आप जो है इसमें मैसेज को एक्सचेंज कर सकते हो। शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड रिसोर्सेज, मैंने बताया था नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को शेयर करना। तो जो सॉफ्टवेयर आपके सेंट्रलाइज फॉर्म में, मान लो कोई वेबसाइट है तो उसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, कोई रिसोर्सेज है उसको एक्सेस कर सकते हो। ग्लोबल रूप से बिजनेस देखने को मिलता है इसी के अंतर्गत, जैसे अमेजन है, अमेजन आप देखोगे पूरी दुनिया में फैला है। इसके अलावा आप देखोगे फ्लिपकार्ट भी आप देख सकते हैं, इसकी बैंडविड्थ भी काफ़ी हाई देखने को मिलती है।
इसके अलावा इसके कुछ डिसएडवांटेजेस यानी नुकसान की अगर बात करें तो सिक्योरिटी इशू देखने को मिलता है। जब पूरी दुनिया में इतने कस्टमर यहाँ पे कितने इसके जो है सर्विस एक्सेस करने वाले देखने को मिलेंगे, तो इसमें खतरा भी ज़्यादा देखने को मिलता है, तो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है। फायरवॉल यहाँ पे देखने को मिलती है जो कि अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए यहाँ लगाने को मिलती है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इनकी ज़रूरत हमको हमेशा पड़ते रहती है। हाई स्पीड कॉस्ट, मतलब आप हाई सेटअप कॉस्ट देखने को मिलती है। अगर इसको सेटअप लगाना है इंटरनेट का, मतलब जो वाइड एरिया नेटवर्क का, तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट यहाँ देखने को मिलती है। साथ ही प्रॉब्लम ढूंढना यानी ट्रबल शूटिंग की प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलती है। तो ये तो हो गए कुछ घाटे, हालांकि ज़्यादा घाटे नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो यहाँ हमने चार मुख्य प्रकार के जो है नेटवर्क के टाइप्स यहाँ पे देख लिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक इंटर नेटवर्क की अगर भी बात करें तो इंटर नेटवर्क के अंतर्गत हम देखें तो आपने इंटरनेट के बारे में तो जान लिया। पूरा ग्लोब में जो नेटवर्क फैला हुआ है वो कहलाता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, और जिसका एग्जांपल है आपका इंटरनेट। इंटरनेट के बाद देखें तो एक होता है इंट्रानेट। इंट्रानेट एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जिसमें उसके एम्प्लॉय ही उस नेटवर्क को एक्सेस करेंगे, परमिशन यहाँ पे होती है, तो उसे हम बोल देते हैं क्या, इंट्रानेट। पर इंट्रानेट के ऊपर भी कोई अगर सर्वर से हम कनेक्टिविटी है वो हो जाता है आपका एक्स्ट्रानेट। तो हमारे दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक तो एक्स्ट्रानेट और एक होता है इंट्रानेट। अब एक्स्ट्रानेट की अगर बात करें, देखिए इंट्रानेट जो यूज़ होते हैं एम्प्लॉय के द्वारा यूज़ किया जाता है। एक्स्ट्रानेट में अगर देखें तो कस्टमर के लिए सर्विस एक्सेस की जाती है, फिर उसके बाद सप्लायर्स के लिए एक्सेस की जाती है। तो यहाँ पे इन सब का जो नेटवर्क मिला दें तो एक्स्ट्रानेट बन जाता है। मतलब अंदर का देखें तो वो इंट्रानेट, और बाहर जो एम्प्लॉय के अलावा जो बाकी लोग यूज़ करते हैं इस नेटवर्क को, पार्टनर वगैरह, तो वो कहलाता है एक्स्ट्रानेट। और पूरी दुनिया में यूज़ हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इंटरनेट। तो आपको एक्स्ट्रानेट और इंट्रानेट जो मिल जाते हैं वो कहलाते हैं आपके इंटर नेटवर्क। तो यहाँ पे आप दोनों के बारे में देख सकते हैं। मतलब इंटरनेट बाहर का नेटवर्क हो गया जो पूरी दुनिया में फैला है। एक्स्ट्रानेट की अगर बात करें, जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज जहाँ जहाँ तक पहुँचती है वो कहलाता है आपका एक्स्ट्रानेट, और पर्टिकुलर एम्प्लॉय अगर यूज़ कर रहा है उस सर्विस को तो वो कहलाता है आपका इंट्रानेट। तो यहाँ पे हमने दो कैटेगरी बात किए, एक एक्स्ट्रानेट और एक इंट्रानेट। उसके पहले हमने चार प्रकार के कंप्यूटर के नेटवर्क हमने देखे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस के लिए आपको ढूंढना ना पड़े। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।